मंसूर आलम 2010 से गाड़ी में चढ़ करके अपना फॉर्च्यूनर में भाषण देता है। मेरा स्कॉर्पियो पुराना वीडियो आप निकाल के देख कॉपी लीजिए। कर लिए क्या जयराम ने? भाई अब लोग तो बोलते हैं कि अब टाइगर जयराम महतो को टक्कर देने के लिए यहां से मंसूर आलम भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। भाई जयराम महतो तो बाद में घोषणा किए हैं चुनाव लड़ने का, तो पहले मंसूर आलम चुनाव लड़ने का पहले घोषणा कर दी है। बिल्कुल। मैं जब मुखिया भी रहा उस टाइम में जो है हमारे हर वर्ग हर समुदाय के लोग समर्थन। मुखिया भी लड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, हम प्रभारी मुखिया थे, उप मुखिया से मुखिया बने हुए थे। उनकी शुरुआत करके आया हूँ। अगर कोई बोलता है कि ना भाई पारसनाथ तलहटी, तो असल में तो पारसनाथ के तलहटी और मधुबन थाना क्षेत्र से मंसूर आलम आता है। शिक्षा मंत्री रहे, राज्य में उनकी सरकार रही, लेकिन शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी एक भी बीएड कॉलेज नहीं खुला, फार्मेसी कॉलेज नहीं खुला, नर्सिंग कॉलेज खुला। डुमरी में आज बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ कि मेरे परदादा ने शिवा महतो को वोट दिया, मेरे दादा ने लालचंद महतो को वोट दिया, मेरे अब्बा ने जगन्नाथ महतो को वोट दिया, मैं मंसूर आलम खुद जो है जेएमएम को लोकसभा में वोट दिया हूँ। और अब बेबी देवी को वोट देने के लिए जनता बोल रहा है, फिर कल करके मेरा बेटा जब 18 साल का हो जाएगा 4-5 साल के बाद, तो उसको बोलेगा अब राजू महतो को वोट दीजिए। तो एक ट्रेंड जो है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो भाई धारा 370 हटाने की बात करते हैं, वो राम मंदिर की बात करते हैं, तो उनके साथ एक अट्रैक्शन समझ में आता है। लेकिन मुसलमान किन मुद्दे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का सरकार का समर्थन करता है, ये समझ में नहीं आया। मंसूर आलम वो महिला महाविद्यालय का स्थापना करेगा, ठीक है। अगर मैं जीत गया तो सरकारी महिला महाविद्यालय, हार गया अगर मंसूर आलम तो प्राइवेट महिला कॉलेज खोलेंगे हम। तो देख लीजिए, प्रत्याशी डुमरी में है, लेकिन है हजारीबाग में भी इनका कुछ रिश्ता रहा है। जी जी, रिश्ता लाके में जोहार हजारीबाग में आपका इंटरव्यू चल रहा है। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। चुनावी यात्रा में हम लोग डुमरी आए हुए थे और डुमरी हॉट सीट तो पहले बना ही हुआ है। यहाँ से जयराम महतो लड़ रहे हैं, जो टाइगर के नाम से पूरे झारखंड में प्रचलित हैं। लेकिन अब टाइगर जयराम महतो को टक्कर देने के लिए यहाँ से मंसूर आलम भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो मंसूर जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग डुमरी आए तो आपका पोस्टर देख रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी कौन खड़ा हो गया भाई। यहाँ दिग्गज ऑलरेडी खड़ा हुआ है जयराम महतो, जो पूरे झारखंड में फेमस है। तो आपको क्यों लगता है कि उनके खिलाफ लड़ना चाहिए आपको? भाई जयराम महतो तो बाद में घोषणा किए हैं चुनाव लड़ने का, तो पहले मंसूर आलम चुनाव लड़ने का पहले घोषणा कर दी है। बिल्कुल, हम चुनाव घोषणा पहले किए हुए हैं। अच्छा। और जयराम महतो बाद में चुनाव की घोषणा किया। तो ये जयराम महतो से पूछना चाहिए कि भाई वो बाद में क्यों घोषणा किए। कभी वो मांडू बोलते थे, कभी गोमिया बोलते थे, कभी टुंडी बोलते थे। अच्छा, तो मेरा तो पहले से ऑलरेडी प्री प्लान था। तो क्या लगता है, मतलब आप क्यों आए? हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो आता है उनका बहुत लोगों का हमने इंटरव्यू किया। बरकट्ठा में भी एक व्यक्ति थे सुनील नाम के, उन्होंने भी अपना दावेदारी पेश की। बरकट्ठा में तो 2 थे ऐसे जो अब दावेदारी कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, भटेश्वर मेहता करके। और डुमरी में भी देख रहे हैं कि आप खड़े हुए हैं। क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या है, कैसे आप आए राजनीति में? देखिए, निर्दलीय लड़ने का हमारा जो निर्णय था, डुमरी आज 20 साल से परिवारवाद और 70 साल से जातिवाद से त्रस्त है। चूँकि मैं जिस पार्टी से पहले बिलोंग करता था, कहीं ना कहीं उसको लोग कम्युनल पार्टी बोलता था। तो मैंने अंततः निर्णय लिया कि चूँकि हमारे साथ सभी जाति धर्मों का एक शुरू से एक समर्थन रहा है। मैं जब मुखिया भी रहा उस टाइम में जो है हमारे हर वर्ग हर समुदाय के लोग समर्थन। मुखिया भी लड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, हम प्रभारी मुखिया थे, उप मुखिया से मुखिया बने हुए थे। और उस टाइम में हम जहाँ से वार्ड सदस्य भाई 16 वार्ड में हमारा 15 गैर मुस्लिम था। वहाँ से एक मुस्लिम को जो है वार्ड सदस्य जीतने के बाद फिर उप मुखिया। और वैसे सेंसिटिव इलाका जो आप शायद उनके बारे जानते होंगे, हम पारसनाथ के तलहटी से आते हैं, मधुबन मेरा थाना क्षेत्र पड़ता है। अच्छा। और वहाँ से मैं राजनीति शुरुआत करके आया हूँ। अगर कोई बोलता है कि ना भाई पारसनाथ तलहटी, तो असल में तो पारसनाथ के तलहटी और मधुबन थाना क्षेत्र से मंसूर आलम आता है। बाकी लोग अगर कोई टाइगर अपने आप को बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं कि पारसनाथ हमारे पीछे है, तो पारसनाथ के बीच में मंसूर आलम है। तो फिर आपको टाइगर का ये क्यों नहीं मिला खिताब? क्योंकि यहाँ जो नेता खड़े होते हैं वो बोलते हैं हम टाइगर हैं। ये तो भाई अब टाइगर की क्या प्रवृत्ति होती है, वो लोग समझे किस प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके वो लोग किए हैं। मंसूर आलम विकास की राजनीति करता है, शिक्षा के बात पे, शिक्षा की राजनीति पे बात करता है। मैं तो बोला हूँ कि मंसूर आलम हारे या जीते, मंसूर आलम हारेगा भी तो बीएड कॉलेज खोलेगा, अगर हार गया तो प्राइवेट बीएड कॉलेज खोलेंगे, जिसमें हम सब्सिडाइज्ड रेट पे, अनुदानित दर पे छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो को भी टाइगर बोला जाता था। शिक्षा मंत्री रहे, राज्य में उनकी सरकार रही, लेकिन शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी एक भी बीएड कॉलेज नहीं खुला, फार्मेसी कॉलेज नहीं खुला, नर्सिंग कॉलेज खुला, महिला कॉलेज नहीं खुला, फार्मेसी कॉलेज नहीं खुला।
तो शिक्षा के क्षेत्र पे कहाँ काम हुआ। आज लोग कोई टाइगर के नाम से तो भाई राजनीति करने आता है समाज सेवा के लक्ष्य से, और समाज सेवा आप विकास करके दिखाएंगे तब आप जो है विकास पुरुष कहलाना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कोई टाइगर बन के आ जाते हैं। टाइगर का काम जंगलों में रहना है, तो भाई जंगल में रह करके अपना जो शासन प्रशासन करे, या एक हिटलर शाही जो भी है, उनका जो टाइगर का प्रवृत्ति होता है वो हिटलर शाही की होती है। तो उनको भाई हिटलर शाही करने के लिए जंगलों में रहना चाहिए। और अगर जनता के बीच में आते हैं तो जनता के बीच में हमारे शिक्षित लोग हैं, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको अभी सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। पलायन हमारा यहाँ डुमरी में बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो 100 गो अगर महिला गांव में है तो 10 ही पुरुष मिलेंगे आपको। उनके पति और उनके बेटे, मतलब बूढ़ी माँ बाप को छोड़ करके लोग अपने बेटा और अपनी बीवी को छोड़ करके 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी जाके मुंबई में करते हैं। तो ये बताइए, आप बता रहे हैं कि आपने मुखिया चुनाव लड़ा है, आपने क्या विकास कर लिया, क्या अलग कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको एमएलए बनना चाहिए? देखिए, मेरे ऊपर आरोप भी इस चीज़ को लेकर के है। मेरा चूँकि मेरे बारे लोग जानते हैं, जो पंचायत समिति का ये उस टाइम में 13वां वित्त आयोग की राशि थी। 13वां वित्त आयोग में 30-30/40 का रेशियो था। 30% पंचायत समिति, 30% जिला परिषद और 40% मुखिया का। मैंने पंचायत समिति फंड से, उस टाइम में तत्कालीन प्रमुख थे भोला साहू जी, पूरे डुमरी प्रखंड में 37 पंचायत में सबसे ज़्यादा पंचायत समिति का फंड मैंने डुमरी लेकर के गया था। ये काफ़ी विवाद भी हुआ था कि भाई एक ही पंचायत को आप पंचायत समिति फंड का क्यों पैसा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड तोड़ मेरा यहाँ 46 चापाकल बना हुआ था। आज भी पीसीसी सबसे ज़्यादा मेरा आपने बनवाया? चल बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में आप घूम करके मेरा अतकी पंचायत पड़ता है, आप जा करके देख सकते हैं कि मंसूर आलम एक उप मुखिया रहने के बावजूद भी पूरे डुमरी प्रखंड में 37 पंचायत में सबसे ज़्यादा 13वीं वित्त आयोग राशि से सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ पर एक्सपेंडिचर करने का काम किया और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है मैंने। तो अभी जब इतना चुनावी माहौल था, इतनी पार्टियां जब यहाँ पे थी, तो आपने किसी पार्टी से फिर क्यों नहीं टिकट मांगा? क्यों आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? क्योंकि पार्टी से रहते तो एक थोड़ा मजबूत दावेदारी आप पेश करते। देखिए, डुमरी का एक इतिहास रहा है कि पहली बार लोग हारता है, दूसरी बार जीतता है। तो अभी क्या हारने के लिए आप आए? तो मैं बिल्कुल बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ कि मैं क्या, जगन्नाथ महतो भी जब राजनीति में चुनाव आए थे पहली बार वो हारे थे, शिबा महतो हारे थे, लालचंद महतो हारे थे, जयराम बाबू आप लोग जिसको आप बोले बहुत बड़े नेता है, तो भाई जयराम महतो लोकसभा में 3रा नंबर पे रहे। तो जो नंबर 3rd क्लास में रहे, जो आप उसको एक बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो भाई मैंने ट्रैक रिकॉर्ड को देखा। डुमरी में आज बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ कि मेरे परदादा ने शिवा महतो को वोट दिया, मेरे दादा ने लालचंद महतो को वोट दिया, मेरे अब्बा ने जगन्नाथ महतो को वोट दिया, मैं मंसूर आलम खुद जो है जेएमएम को लोकसभा में वोट दिया हूँ। और अब बेबी देवी को वोट देने के लिए जनता बोल रहा है। फिर कल करके मेरा बेटा जब 18 साल का हो जाएगा 4-5 साल के बाद, तो उसको बोलेगा अब राजू महतो को वोट दीजिए। तो एक ट्रेंड जो है कास्टिज्म, लोग बोलते हैं कि कास्टिज्म, तो सबसे ज़्यादा भाई हमने उनको सम्मान दिया, 70 सालों से एहसान किया। तो मैं तो भाई महतो हमारा गोतिया है, मेरा भाई है, मेरा एक उनके साथ मेरा बढ़िया संबंध है। हमारे बीच में एक महतो जी भी देखिए पीछे। तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई अगर हमने आपको एक मौका दिया, एक देहाती कहावत है, जात का बातर होता है। आज महतो समाज का लगातार 70 साल से यहाँ पर विधायक है, लेकिन महतो समाज सबसे पिछड़ा हुआ है डुमरी विधानसभा में। आर्थिक तौर पे भी, शैक्षिक तौर पे भी, हाँ राजनीतिक तौर पे आगे है महतो समाज, लेकिन शैक्षिक तौर पे, एजुकेशनल के मामले पे एकदम बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल मामले में भी बैकग्राउंड है। तो भाई 70 साल से एमपी यहाँ का महतो है, विधायक यहाँ का महतो है, मंत्री तत्कालिक बने, लेकिन जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं कर पाए। तो मतलब आप ये वाला ट्रेंड तोड़ना चाहते हैं? तो लोगों से कई बार बोला कि भाई लोकसभा में मथुरा महतो को 52,000 वोट आए, जिसमें 45,000 मुस्लिम वोट था और 7,000 आदिवासी वोट था, तो बाकी महतो वोट कहाँ गया भाई? तो एक ट्रेंड टूटना चाहिए। सिर्फ मैं नहीं बोलता कि मंसूर आलम को ही पॉलिटिक्स में मतलब इन्वॉल्वमेंट हो, या आप मेरे को प्रीफर किए। यहाँ हमारे डुमरी विधानसभा में भाई जायसवाल रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, वैश्य वर्ग के लोग रहते हैं, भगत जी रहते हैं, और भी कई क्लास के लोग होते हैं। तो सारे लोग को अधिकार मिलना चाहिए। मंसूर आलम बोलता है कि मंसूर आलम को एक बार आप विधायक बनाइए। मंसूर आलम 5 साल में 5 वर्ग को समर्थन देगा, वैश्य वर्ग को भी विधायक प्रतिनिधि बनाएगा, एक महिला को जो आज तक लोग नहीं बनाया है, महिला में विधायक प्रतिनिधि बनाऊंगा, वैश्य वर्ग से बनेगा, अल्पसंख्यक से बनेगा, आदिवासी समुदाय से बनेगा, दलित समुदाय से बनेगा। तो मैं सभी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात करता हूँ। लेकिन आज तो मैं तो जाति का एक जो कास्टिज्म का एक जो ये लोग बना के रखे हैं माहौल, मैं उस जातिगत भावना को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले राजनीति में। वोट लेते हैं ये लोग सभी वर्ग का, लेकिन डुमरी विधानसभा में आज मैं बड़ा कड़वा सच्चाई बताता हूँ कि आज एक भी देख लीजिए 99% मुसलमानों का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है, लेकिन आज तक ये ना विधायक प्रतिनिधि बनाए, ना मंत्री प्रतिनिधि बनाए, ना 20 सूत्रीय अध्यक्ष बनाए, ना प्रखंड अध्यक्ष बनाने गए,
ना अपना एक किसी मुस्लिम को ठेकेदार को आगे बढ़ने दिए। क्यों ऐसा मतलब हो रहा है, क्या कारण? तो ये कारण है मुसलमानों की जागरूकता की कमी। मुसलमान सिर्फ बिना वजह बिना मुद्दे की वो लोग वोट देने का काम करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अभी लोग बोलते हैं अंधभक्ति की बात, कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा दुख से मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमानों में आज भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से ज़्यादा अंधभक्ति मुसलमानों में है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को मोदी को देख के वोट दे रहे तो उनकी बात को समझ में आती है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो भाई धारा 370 हटाने की बात करते हैं, वो राम मंदिर की बात करते हैं, तो उनके साथ एक अट्रैक्शन समझ में आता है। लेकिन मुसलमान किन मुद्दे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का सरकार का समर्थन करता है, ये समझ में नहीं आया। और ये कहाँ जाएगा, मुसलमान मतलब किसको सपोर्ट करे? कोई चेहरा है अरे नहीं भाई, तो चेहरा का क्या किसी है? को तो वोट देना है ना। मुसलमानों को मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप आज छोटा ही नेता सही, एक बार में आप विधायक नहीं बना पाएंगे, एक बार में आप नेता बना दीजिए, अगला बार सब समुदाय मिल करके विधायक बना देगा। आज मंसूर आलम को आप सम्मानित पूर्वक से 40,000 45,000 वोट दे दीजिए, अगला बार यही झारखंड मुक्ति मोर्चा पैसा भी देगा, टिकट भी देगा, समर्थन भी देगा और विधायक बनाने का भी काम करेगा। मतलब आप चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी जो है वो आपको चेहरा बनाए या आप जैसे लोगों को बनाए? नहीं, बिल्कुल, हम तो समानता के अधिकार, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं भाई, समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो मंसूर आलम ही कोई जरूरी नहीं है। मंसूर आलम जैसे और भी कोई युवा आते हैं अगर राजनीतिक क्षेत्र में, तो उनको मिलना चाहिए तो प्रतिनिधित्व। आपका अगर विजन माने तो क्या विजन है आपके डुमरी के लिए, अगर विकास? डुमरी के लिए मेरा एकदम जो है फ्रैंकली बड़ा स्पष्ट हमारा विजन है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैंने बोला है कि आप हमारे बोर्ड में, हमारा घोषणा पत्र में देखिए, मंसूर आलम हारे या जीते, जो बेसिक चीज़ है, शिक्षा मंत्री रहते हुए जगन्नाथ महतो जो नहीं कर पाए, मंसूर आलम वो महिला महाविद्यालय का स्थापना करेगा। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो सरकारी महिला महाविद्यालय, हार गया अगर मंसूर आलम तो प्राइवेट महिला कॉलेज खोलेंगे हम लोग। कई इवनिंग कॉलेज आप देखते होंगे, प्राइवेट कॉलेज, हजारीबाग से आप बिलोंग करते हैं भाई, हजारीबाग में कई प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, इंटर साइंस कॉलेज वगैरह कई कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज खोलने से ये आम बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? तो जो फीस देंगे वो पढ़ लेंगे, तो कहीं भी जाके फीस दे के पढ़ सकते नहीं, हैं। आज लेकिन फायदा ये है, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जो गांव से आते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि अभी मेरी बात एक और निर्दलीय प्रत्याशी से हो रही थी, बेरमो से, तीर्थनाथ आकाश, वो पहले पत्रकार रह चुके हैं। उनका विजन भी जिस तरह से आप बता रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो था इसी तरह का कि मैं कॉलेज खोलूँगा, उनको कई बच्चों को फ्री में एजुकेशन दूंगा, उसके लिए अगर नहीं होगा कॉलेज तो आंदोलन करूंगा उसके लिए। तो ये उनका एक मास्टर प्लान था। नहीं देखिए, हमारा तो कहना है कि हम तो किसी भी परिस्थिति में प्राइवेट कॉलेज के यहाँ आर्थिक रूप से, तो मैं तो बोला कि अनुदानित दर पे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम संस्था को रन कराएंगे और स्कॉलरशिप की भी राशि मिलती है। अभी हमारे यहाँ बड़ा समस्या है, आज हजारीबाग लोग, अब स्टूडेंट्स का पूरा हब, एजुकेशन हब है वो। हमारे यहाँ गरीबी भी है हजूर, पलायन भी है, गरीबी भी है। आज के टाइम में कोई एक आम परिजन जो है, हजारीबाग भेजने का मतलब है 5,000 रुपये महीना का उसको प्रति खर्चा करना। भाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो ऑनर्स जो रख करके हजारीबाग में पढ़े, वो ऑनर्स रख कर यहाँ पर पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो इन्वायरमेंट नहीं है, चूँकि यहाँ पर एक भी इंस्टीट्यूशन उस टाइप का नहीं, कॉलेज नहीं, बीएड कॉलेज नहीं है। आज भी लोग पढ़ने जाता है 50-50 किलोमीटर दूर जाता है, टेम्पो में गए थे पढ़ने के लिए? भाई हजारीबाग में ही अनादा कॉलेज से हमने जो है +2 हजारीबाग गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लीजिए, ये प्रत्याशी डुमरी में है, लेकिन है हजारीबाग में भी इनका कुछ रिश्ता रहा है। जी रिश्ता लाके में जोहार हजारीबाग में आपका इंटरव्यू चल रहा है। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों से आपका, चूँकि मैं खुद आपका एक बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल, तो हजारीबाग के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए पहला प्राथमिकता ये जन्मभूमि है हमारा और नेटिव प्लेस है। पहले अपने आप डुमरी मिस के करते हैं हजारीबाग को, जहाँ जहाँ रहे थे? नहीं बिल्कुल, आज भी हमारे जितने लोग कोर्रा में, मैं गंगू भाई जो ठेला वाले हैं उनको भी हम याद करते हैं, समोसा उनके हम लोग खाते थे, लक्ष्मी जो है पिक्चर हम लोग सिनेमा हॉल देखने जाते थे, याद तो आती है सारा चीज़। हमारा एक बचपन और हमारा जो है एक रिश्ता है, पुराना रिश्ता है हमारा वहाँ के। तो आप जब खड़े हुए यहाँ पे एज ए डुमरी प्रत्याशी, तो यहाँ से कोई पार्टी फिर प्रेशर नहीं डाली कि आप क्यों खड़े हो गए, किसी का वोट आप कहीं काट ना लें? इस तरह बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रेशर तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं। कई लोग का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हमारे पास, ये कंटिन्यूअस है। मैं आपके पास जब बैठा हूँ तो हमारे पास भी फ़ोन आ रहा है, तो प्रेशर है। लेकिन मैंने बोला कि लास्ट टाइम में किसी को समर्थन दे देंगे? बिल्कुल, मैं बड़ा इस क्या आप पूरा 20 तारीख तक मैं डटे रहूँगा। मैं जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ हुजूर, वो क्षेत्र ही डटे हुए रहना। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा था, बड़ा इनडायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि मतलब बड़ा दबंग लोग के खिलाफ मैं चुनाव जीत करके आया हूँ। और वैसे क्षेत्र से आया हूँ जिस क्षेत्र में शायद अभी आप जाने का इजाज़त आपको कोई नहीं देगा। मैं वैसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि कोई, तो क्यों दिया आपको, क्यों सपोर्ट किया लोगों ने, ये जानना चाहते हैं। क्या क्वालिटी थी आपके अंदर, क्या अलग चीज़ था आपके अंदर?
मेरा सोच शुरू से सर्वधर्म संप्रदाय की जो हमारा एक सोच है शुरू से लेकर के, मैं जहाँ अगल बगल का माहौल रहा, मेरा घर के बगल में महतो जी का घर है, हमारे सैया बाप महतो जी हैं, तो एक शुरू से हमारा लालन पालन जो हुआ वो निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ में, मैंने हर कल्चर को देखा है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैंने लोगों के साथ एक समन्वय स्थापित करके काम किया है। हमारे साथ आज भी मेरे डुमरी ब्लॉक में कहीं भी जाइएगा तो मंसूर आलम का मतलब दूसरा रूप मामू भी बोलिएगा तो बता देगा कि मंसूर मामा। तो मतलब डुमरी में किस ब्लॉक में जाएंगे? तो आप डुमरी पूरे ब्लॉक, भाई डुमरी ब्लॉक खुद है, आप कहीं भी जाएंगे तो भाई हमको मंसूर आलम भी लोग जानता है और मामू के नाम से भी जानता है। तो मेरा सबके साथ मामू भैया चचा चाची दादा दादी का रिश्ता है सारे लोगों के साथ। कोई हमको मंसूर आलम के नाम से बड़ा कम लोग जानता है, सब कोई मामू के नाम से जानता है, कोई चचा के नाम से जानता है, कोई भैया के नाम से जानता है। तो लेकिन चुनाव लड़ना तो बहुत कठिन होता है, हम लोग भी देख रहे हैं, अभी सब विधानसभा भी घूम रहे हैं। एक प्रत्याशी जो है वो सुबह अगर 6 बजे निकलता है तो रात 2 बजे तक वापस आता है, ये भी देख रहे हैं। और कुछ लोग को तो ऐसा भी देख रहे हैं कि क्षेत्र में निकल रहा है तो खाना पीना नहीं खा रहा है। आपकी क्या चल रही है, कैसे स्थिति चल रही है, कब से स्टार्ट किया प्रचार, और जब प्रचार में जा रहे हैं तो लोगों का प्यार किस तरह से मिल रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल सुबह 6 बजे तो हम भी उठे हुए हैं, और अभी आप 12 साढ़े 12 बजने चला, अब आपके साथ हम इंटरव्यू में दे रहे हैं, एक और हमारा कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से हमारा संघर्ष करना है, काम है। बाकी उर्दू में बोला जाता है वता जिल्लुमन तसा वता इज्जुमन तसा, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है और इन्नल्लाह मा साबरीन। मेरे साथ जितना लोग वोट दे दे मैं सब्र के साथ काम करूंगा, और फिर से इसी को पूंजी बना करके मैं 2029 में विधायक बनने के लिए आऊँगा, अगर जनता इस बार हमें नहीं विधायक बनाती है। तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये परिस्थिति, राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन होता है, ये परिस्थितियों के दिन है, वक्त का तकाजा है। अब वो हालात कब रहेंगे क्या रहेंगे वो तो भाई वक्त बताएंगे, हो सकता है पार्टी भी अपना बना लें हम। लेकिन ये बताइए, अगर चुनाव में कुछ भी रिजल्ट होता है, आप किसी पोजीशन में भी आते हैं, उसके बाद 24 से लेकर 29 तक 5 साल क्या करेंगे? मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगा। डुमरी में मेरी पहली प्राथमिकता, 20 को चुनाव है, 21 से मैंने ज़मीन खरीद के रखा हुआ है, 21 से मैं उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड का रेजिंग करना चालू करूँगा। और कहीं ना कहीं हमारा जो है, मेरे को घर भी बेचना पड़े तो मंसूर आलम घर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन अपना घर, कई भी ज़मीनें हमने लिया है, उस ज़मीनें भी बेच करके अगर हमको बनाने का नौबत आए तो मैं इंशाल्लाह बनाने का काम करूँगा। मेरा पहला प्राथमिकता है कि अभी वुमेंस कॉलेज किसी भी परिस्थिति में खुले। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारा पैरामेडिकल कॉलेज का, और इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मई जून का जो सेशन चालू होगा 2025 में, निश्चित रूप से हमारे यहाँ वुमेंस कॉलेज पे स्टूडेंट्स का एडमिशन चालू हो जाएगा। तो इस चुनाव में आपका क्या है, वो चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर पे आपको दिया गया है? 10 नंबर पे टॉर्च छाप है, टॉर्च छाप मिला है तो ये थैंक्स गॉड के, टॉर्च जला दे रहा है। थैंक्स गॉड कि भाई अब 70 साल से जो अंधेरा छाया हुआ है डुमरी विधानसभा में, मैं टॉर्च जला करके देख रहा हूँ लोगों की कितने विकास जो है अधूरा है। आज उस टॉर्च की रोशनी में मुझे नज़र आ रहा है कि 70 साल में सिर्फ ठेकेदारों का विकास हुआ, एक जाति विशेष समुदाय के लोगों का विकास हुआ, और राजनीतिक तौर पे सिर्फ विधायक जो रहे और मंत्री रहे उनका विकास हुआ, जनता का कहीं कोई विकास नहीं हुआ। आप विकास अगर बोलेंगे रोड पुल पुलिया का, तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं होती है। आप विधायक जेएमएम का यहाँ रहे या बीजेपी का रहे, अगर राज्य सरकार को यहाँ पे रोड बनाना है तो वो बन के रहेगा, केंद्र सरकार को अगर एनएचआई रोड बनाना है तो वो बन के रहेगा। तो ये विधायक का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, विधायक का उल्लेखित कार्यों में शामिल होता है कि वो मतलब अपने स्व विवेक से क्या नए चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किए। अगर वो कोई कल कारखाना यहाँ पर एक कोई इन्वेस्टर आते, आज हमारे यहाँ बता रहे हैं हर घर में आपको एक सिलाई का कारीगर मिलेगा डुमरी विधानसभा का, आप इसको प्रमुखता से चलाइए कि एक का घर में मेरा सिलाई कढ़ाई का कारीगर 55 को 4 को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 95% लोग सिलाई कढ़ाई को जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का हमारा व्यवस्था था, यहाँ पे पारसनाथ रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लोग कलकत्ता कपड़ा सी करके भेज सकता है, यहाँ से मुंबई भेज सकता है, और उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अभी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसका लाभ मिलना चाहिए था। अभी 50 लाख रुपया अगर कोई लेता था 35% सब्सिडी, एग्जाम्पल अगर 10 लाख रुपया कोई लेता है 3.5 लाख रुपये माफ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मात्र 6% है। लेकिन क्या है कि यहाँ का निष्क्रियता, अफसरशाही और जागरूकता की कमी के कारण योजना धरातल पर नहीं उतरता है। मैं हारूं या जीतो, मैंने बोला है कि भाई कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, आपका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रहे या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन या रहे, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना रहे, मैं उनको धरातल पर उतारने का काम करूंगा। दूसरी आप देख लीजिएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का, आज हमारा गरीबी, जो मैं जिस समुदाय से आता हूँ, सदका जकात फितरा का पैसा से लोगों का, अगर बेटी की शादी होती है भाई 200 रुपये 50 रुपये करके हम शादी कराते हैं, लेकिन सरकार 35,000 रुपया राशि दे रहा है, लोगों को
जानकारी का अभाव नहीं, पता ही नहीं चलता है उसको। हाँ, जानकारी योजना का लाभ, तो सरकार तो दे रहा है ना, तो अच्छा काम कर ही रहा है तो सरकार। सरकार अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जागरूकता का कमी है। जागरूक कम से कम एक शिविर लगना चाहिए था लोगों के बीच में। इस प्रकार की सरकार की जो योजनाएं संचालित है भाई, उसकी एक जागरूकता लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अभी जिस तरह से मैया सरकार सम्मान तो लगाती है, जेब में तो हर सही, मैया सम्मान योजना का जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, एक तरफ मैया का सम्मान कर रहे हैं, दूसरा तरफ से आप विधवा महिला का जो पेंशन की राशि रोक कर रखे हैं। एक तरफ मैया के सम्मान की बात करते हैं, दूसरा वृद्धा पेंशन आप रोक करके रखे हैं। एक तरफ 18 से 50 साल के लोगों को आप, महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात करते हैं, और 35,000 बीएड प्रशिक्षु जो है, बीएड जो पढ़ चुके हैं, उनको 1,20,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलना था। अब पूछ लीजिए उन महिलाओं से, 35,000 स्टूडेंट्स को, कि भाई आपका स्कॉलरशिप का पिछले 1 साल से पैसा क्यों नहीं मिला है। मतलब 1,20,000 रुपया पॉकेटमारी करके 1,000 रुपया आप उसको दे करके छात्रा को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका नेक नियत साफ है तो मैं स्वागत करता हूँ आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, लेकिन इस सम्मान मैया का तब होता, आज देख लीजिए, एक तरफ आप मैया सम्मान की योजना की बात करते हैं, लेकिन आज मुदस्सिर का हत्याकांड हो गया, रांची में गोलीकांड हो गया, साहिल का हत्याकांड हो गया, कई मॉब लिंचिंग हो गया, तो उनकी भी पत्नियां हैं, उनका भी मैया का सम्मान योजना होना चाहिए था। रुपेश हत्याकांड पे आप जो है लाभुक को पैसा देने का काम करते हैं, मानदेय पे नौकरी दे देते हैं अनुकंपा के आधार पर, लेकिन साहिल मुदस्सिर की हत्या हो जाती है, ना पुलिस जो आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होती है, ना वो निलंबन होता है, उल्टा वहाँ पर देख लीजिए कि लगभग 15,000 अज्ञात मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो हेमंत सोरेन की सरकार से नाराजगी कहीं ना कहीं, आप उर्दू स्कूल को बंद कर दे रहे हैं, हमारा स्थानीय फोकानिया आलिम की जो डिग्री है उसको आप खत्म कर दे रहे हैं, पहले जो बीजेपी सरकार में इक्विवेलेंट था। तो मैं बताता हूँ, जिस तरह संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके तर्ज पर एक आप उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना करिए ना, अगर समानता के अधिकार की बात करते हैं तो। भारतीय जनता पार्टी इधर लोग बरगला रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर, और ये लोग बरगला रहा है मैया सम्मान योजना के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी से भी मेरी शिकायत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे गोड्डा में अदानी पावर प्लांट लगा है रघुवर सरकार की कार्यकाल में, आदिवासियों की जमीन को लुटा गया, कोयला झारखंड का, पानी झारखंड का, बिजली उत्पादन होगा झारखंडी कारीगरों के द्वारा, और बिजली सप्लाई होगा बांग्लादेश में। तो भाई आप अगर बांग्लादेशी घुसपैठ होता है तो देश सुरक्षित हाथों में है कहाँ? देश अगर सुरक्षित हाथों में रहता तो गृह मंत्री खुद अमित शाह जी थे, आप कैसे बांग्लादेशी लोग को एंट्री करने दे दिए? आज आप तो बोले ना कि मैं कलकत्ता से अगर मुंबई जाता हूं तो 10 बार पासपोर्ट चेक होगा, आधार का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप अगर कोई आ जाता है, हम तो बोले कि भाई कलकत्ता से इंडिया टू इंडिया कोई नहीं जा पाता है कहीं, तो बांग्लादेश से अगर इंडिया कहीं आ रहा है तो भाई भारतीय जनता पार्टी का मिली भगत है। बिजली बनेगा झारखंड में और सप्लाई होगा, शेख हसीना से मोहब्बत करके बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे, वहां का बांग्लादेश के बच्चों को 24 घंटा बिजली मिलेगा, लेकिन झारखंड के बच्चों को 5 घंटा बिजली नहीं मिलता है। तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलता है कभी भी मतलब विश्व शर्मा जी? डुमरी के लोग तो बहुत जागरूक हो गए हैं, मतलब हमको लग रहा है कि सभी लोग ऐसे हैं कि मतलब आप लग रहा है कि आप किसी पार्टी से हैं, बड़े पार्टी से हैं, ऐसे बात कर रहे हैं आप तो। नहीं भाई, ये तो बहुत कम लोग हैं जो इतना स्टडी करके आते हैं चुनाव में। नहीं, हमारा तो भाई एक शुरू से मैंने बोला है कि राजनीति कुछ भी हो, हम राजनीति को बदलने आए हैं, ट्रेंड को बदलने के लिए आए हैं। अगर मैं आज किसी पार्टी से खड़ा होता मंसूर आलम, कई लोग पर टिकट दे रहे थे, अभी तो 4 पार्टियां ऐसी हैं जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो मेरे लिए काफ़ी मतलब दिन रात अप्रोच की, जो मेरे बारे जानते हैं, तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया। डुमरी में क्या जयराम के आने के बाद ऐसा पॉलिटिकल माहौल बन गया कि नहीं पहले भाई, से? मंसूर आलम आज जयराम महतो जो भाषण गाड़ी में चढ़ के देते हैं 2010 में, 2010 काफी हॉट रहा है ये डुमरी का माहौल। मंसूर आलम 2010 से गाड़ी में चढ़ करके अपना फॉर्च्यूनर में भाषण देता है। मेरा स्कॉर्पियो पुराना वीडियो निकाल के देख कॉपी लीजिए। कर लिए क्या जयराम ने? भाई अब लोग तो बोलते हैं कि हम तो भाई जब 2010 से आज से 13 साल 14 साल पहले जब हमारा वजन हाँ टोटल वजन था हमारा। आप ही जयराम महतो को नहीं सिखा रहे हैं ना ऐसा? अब ये चीजें तो भाई कॉपी करने वाली चीजें और ये जयराम बाबू से पूछने वाली चीजें हैं, लेकिन हमारा आप देख सकते जब हमारा वजन टोटल 42 kg था, और जब दुबला पतला था उस टाइम में मैं गाड़ी में ऐसे ही उछल के चल जाता था। और ये 10 साल पहले वो जो हम काम कर चुके हैं, तो हम किसी से कॉपी नहीं करने वाले हैं। हमारा अपना खुद का एक क्रिएटिविटी होता है, मैं उस क्रिएटिविटी के से सब काम करता हूँ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं हम लोग बात कर रहे थे डुमरी से निर्दलीय प्रत्याशी मंसूर आलम जी, और जिस तरह से बात कर रहे थे लग रहे थे कि किसी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी पता चला कि ये निर्दलीय लड़ रहे हैं। और देखना ये है कि इस चुनाव में इनका प्रभाव कितना होता है, क्योंकि बात विचार से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और खुद मुखिया चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी फील्ड में एक्सपीरियंस लग रहा है। अब देखना ये है कि इनका एक्सपीरियंस कितना काम आता है, कितने लोग इनके सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि चुनाव बस 2-3 दिन के बाद है और डुमरी का माहौल पूरा हॉट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।